Okay, so in this video we are going to start the pathology of blood vessels. सबसे पहले पैथोलॉजी समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि दो तरह के मसले आ सकते हैं, ठीक है, वैस्कुलर डिजीज़ के अंदर। या तो वेसल नैरो हो गई होगी या वेसल वीकन हो गई होगी। नैरो हो गई होगी तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। दो तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, या तो इट वुड बी प्रोग्रेसिव, जैसे कि कोई प्लाग बन जाए, ठीक है, या फिर वो फ़ौरन प्रेसिपिटेट कर जाएगी, जैसे कि कोई थ्रोम्बस या एम्बोलाई बन गए, ठीक है। और वीकनिंग अगर हो जाएगी वेसल वॉल की तो उससे वो डायलेट कर जाएगी, एन्यूरिज्म बन जाएगा और एन्यूरिज्म रप्चर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो पैथोलॉजी समझने के लिए हमें उसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि मोस्टली तो सारी ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टन स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशंस, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से कुछ उनके डिस्टिंक्टिव फंक्शनल फीचर्स हो जाते हैं। जैसे कि जो आर्टीरियल वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं। वो थिकर इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, और उन्होंने कहा है कि ये जो आर्टीरियल वॉल थिकनिंग होती है वो ग्रेजुअली डिमिनिश कर जाती है जैसे आर्टरीज से आर्टीरियोल्स बनती है और फिर आगे आगे वो डिवाइड करती हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ये थिकनिंग जो होती है डायमीटर की, ये तो डिक्रीज़ करती जाती है, लेकिन डायमीटर जो है ल्यूमेन का वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर वेसल को ही इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है वो ज़्यादातर इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है, यानी कि लार्ज एंड स्मॉल मीडियम आर्टरीज, ठीक है। इसी तरह हाइपरटेंशन जो होती है वो स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज को करती है और साथ आर्टीरियोल्स को भी कर सकती है, और जो वैस्कुलाइटिस होते हैं वो डिफरेंट कैलिबर की आर्टरीज और वेन्स को करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल के, ठीक है। इसके अंदर आते हैं सबसे पहले हमारे पास एंडोथीलियम, फिर आता है हमारे पास स्मूथ मसल्स, और फिर आते हैं डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर इलास्टिन हो सकता है, कोलेजन हो सकता है और ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स हो सकते हैं। इन वेसल्स के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक इंटिमा, एक मीडिया और एक एडवेंटिशिया, ठीक है। यहाँ पे अगले पेज पे हमें देखते हैं कि इंटिमा में इन सब में क्या क्या होता है। इंटिमा जो होता है वो सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियम की। एंडोथीलियम के साथ उसके नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अभी इंटिमा और मीडिया के दरमियान एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मीडिया। मीडिया के अंदर होते हैं सारे स्मूथ मसल्स। अब इट इज़ डिफरेंट इन ऑल ऑफ द वेसल्स, जैसे कि आर्टरीज होंगी तो उनके कॉन्सेंट्रिक स्मूथ मसल्स होंगे, बिल्कुल डीमार्केटेड से होंगे। वेन्स में हैपहैज़र्ड होते हैं। उसके बाद देखा जाए मीडिया को, तो मीडिया ऑफ इलास्टिक आर्टरीज जो होता है वो हाई इलास्टिक कंटेंट के साथ होता है, क्योंकि उसने ऑब्वियसली इतना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना होता है और उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, और उसने पल्सेटाइल ब्लड रखना होता है और सारा प्रेशर सहना होता है, तो इसलिए। अच्छा, अब एजिंग के साथ साथ क्या होता है कि इलास्टिसिटी जो होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। जब इलास्टिसिटी लूज़ होती है तो वो लेस कंप्लाइंट हो जाती है, और फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं तो इनके क्या होता है कि टॉर्चर्स और डायलेट हो जाते हैं आर्टरीज। फिर आते हैं हमारे पास मस्कुलर आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर सर्कमफ्रेंशियल ओरिएंटेड होंगी स्मूथ मसल, ठीक है। अब जो आर्टेरियोल्स होती हैं वो हमारे पास मेजर फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। यानी कि वो क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है, तो उनकी वीजो कंस्ट्रिक्शन और वीजो रिलैक्सेशन से जो कि वो प्रोवाइड करता है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लो प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस टू ये ब्लड फ्लो जो होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास ल्यूमेन साइज थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है ना आर्टीरियोल्स में, तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का चेंज आ जाता है। फिर आता है हमारे पास एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स एंड द वेसा विजोरम। वेसा विजोरम क्या होती हैं? जो वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली इतना यानी उसकी थिकनेस होती है ब्लड वेसल की कि जो अंदर वाला ब्लड होता है वो ऑक्सीजन बाहर वाली लेयर्स को नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए ब्लड वेसल्स होती हैं। ये मीडिया से अलग हुआ होता है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना के थ्रू। आगे आती हैं हमारे पास डिफरेंट आर्टरीज और उनकी
कि क्या क्या कौन कौन सी होती हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आती हैं लार्ज आर्टरीज, उन्हें हम इलास्टिक आर्टरीज भी कहते हैं। इसमें ओर्टा आती है, उसकी ब्रांचेस आती हैं, उसकी ब्रांचेस के साथ साथ पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं। फिर आती है मीडियम या मस्कुलर आर्टरीज, इसके अंदर जो स्मॉलर एओर्टा की ब्रांचेस है जैसे कि कॉर्नरी वगैरह हो गई वो आती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास उससे भी छोटी आर्टरीज जिनका डायमीटर इससे भी कम होता है मस्कुलर आर्टरी से, या आर्टीरियोल्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो उनका डायमीटर बहुत कम होता है, यानी ऑलमोस्ट एक रेड ब्लड सेल जितना होता है, ठीक है। साथ उनके अंदर सिर्फ एक एंडोथेलियल सेल लाइनिंग होती है जिसकी वजह से वो एक्सचेंज कर सकते हैं डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस को, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास पेरिसाइड्स, ठीक है। ये पेरिसाइड्स जो होते हैं वो रिजेंबल करते होते हैं स्मूथ मसल्स को और एंडोथेलियम के थोड़ा नीचे होते हैं पड़े हुए, ठीक है। अच्छा, अब जितना ज़्यादा कैपिलरी नेटवर्क होगा वहाँ का उतना ही ब्लड सप्लाई ज़्यादा होएगा, जैसे कि ब्रेन और मायोकार्डियम में, क्योंकि ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो होती है ना टिश्यू की वो 100 माइक्रोमीटर के डायमीटर के अंदर अंदर ही करते हैं, तो इसलिए इन टिश्यूज़ को ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स जो होती हैं ना वो कैपिलरी बेड से ब्लड लेती हैं, ठीक है, उन्हें कलेक्टिंग वेन्यूल्स में डाल देती है और फिर वेन्स में डाल देती हैं। जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होएगा तो जो भी वेसल लीकेज हो रही है जिसकी वजह से सारा कुछ बाहर निकलता है, ल्यूकोसाइड बाहर निकलते हैं, ये सारा कुछ मोस्टली पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में ही होता है, ठीक है। फिर आती हैं वेन्स। वेन्स के भी डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं, लेकिन ये आर्टरी के साथ कंपेयर किया जाए तो इसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, ल्यूमेन भी ज़्यादा होता है, थिन होती हैं। और ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि ब्लड इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और क्योंकि इनकी वॉल रिजिड नहीं होती इतनी, इसलिए ये वेन्स होती हैं उनके अंदर कंप्रेशन और डायलेशन भी ज़्यादा होती है और इन्हें ट्यूमर्स भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और इसकी जो रिगर्जिटेशन होती है या रिवर्स फ्लो होता है उसे रोकने के लिए यहाँ पे वाल्व्स लगे होते हैं। फिर लिम्फेटिक्स अगर हम देखें तो लिम्फेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ पे जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, टिश्यू का फ्लूइड है या फिर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। और इसके थ्रू लिम्फेटिक्स के थ्रू हमने पढ़ा हुआ है कि ट्यूमर सेल्स भी घूम सकते हैं और माइक्रोब्स भी घूम सकते हैं। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है वैस्कुलर अनोमलीज। वैस्कुलर अनोमलीज हमारे पास 3 तरह की होती है। डेवलपमेंटल हो सकती हैं जिन्हें हम बेरी एन्यूरिज्म्स भी कहते हैं, आर्टीरियो वीनस फिस्टुलास हो सकते हैं या फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेसियास हो सकते हैं। जो डेवलपमेंटल या बेरी एन्यूरिज्म्स होते हैं इसमें क्या होता है कि सेरेब्रल वेसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाती हैं। जब वो डायलेट करती हैं तो एन्यूरिज्म्स प्रोड्यूस कर देती हैं और जब वो रप्चर होती हैं तो वो फेटल किस्म का इंट्रासेरेब्रल हेमरेज करवा देती हैं। अगली चीज़ आती है हमारे पास आर्टियोवेनस फिस्टुलास। हमने देखा है कि आर्टियोवेनस फिस्टुलास जो होते हैं वो कनेक्शंस होते हैं वेन्स और आर्टरीज के दरम्यान में, ठीक है। ये सर्जिकली भी क्रिएट किए जाते हैं क्रॉनिक हीमोडायलिसिस के लिए, लेकिन ये मोस्टली डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं और अगर ये भी फट जाएगा या रप्चर हो जाएगा तो भी ये हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आर्टरी की या एक एन्यूरिज्म हुआ और वो एडजेसेंट वेन के अंदर जाके बर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये बताया इसमें कि अगर ये होएगा तो उसकी वजह से हार्ट को एडिशनल वॉल्यूम पम्प करना पड़ेगा, ठीक है। जब एडिशनल वॉल्यूम पम्प करना पड़ेगा तो कार्डियक फेलियर का बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। इसमें क्या होती है? फोकल सेगमेंटल थिकनिंग हो जाती है, यानी कि जगह जगह वॉल की थिकनिंग हुई होती है सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। मोस्टली ये डेवलपमेंटल होता है और अगर ये डेवलपमेंटल है तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में होने के भी रिस्क आ जाते हैं। अच्छा, अब एक सेगमेंट में मीडिया और इंटिमा का हाइपोप्लेसिया हुआ है तो उसके जो साथ वाला सेगमेंट है उसके अंदर मार्कली एटेनुएटेड सीन हुआ होगा, ठीक है। जब एक सेगमेंट थिक है और एक सेगमेंट थिन है और अजीब सा सीन हुआ है तो वहाँ पे स्ट्रिंग्स ऑन अ बीड अपीयरेंस आएगी एंजियोग्राफी के ऊपर, ठीक है, और उससे भी बन जाएंगे एन्यूरिज्म्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये रीनल आर्टरी में होगा तो रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और जहाँ पे हाइपरप्लेसिया होगा उस सेगमेंट में ल्यूमन थिन छोटा हो जाएगा, यानी कि स्मॉल हो जाएगा। और मोस्टली फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया यंग वुमेन में देखा जाता है। इससे अगले पार्ट में हमें बताया गया है कि वैस्कुलर वॉल का रिस्पॉन्स इंजरी के लिए क्या होता है, ठीक है। हमें पता है कि वैस्कुलर वॉल में एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है।
ये ब्लड वेसल के लिए एक स्पेशलाइज लाइनिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर से ही सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। अब मोस्टली तो सारे एंडोथेलियल सेल सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सर्टेन पॉपुलेशंस ऑफ वेसल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि लिवर साइनोसॉइड्स और रीनल ग्लोमेरुलाई की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि फिनेस्ट्राइड्स होते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर होल्स होते हैं ताकि वहाँ से फिल्ट्रेशन हो सके। उसके अलावा जो CNS होता है उसके अंदर ये होल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और वो इम्परमिएबल होती है, क्योंकि उसने ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना होता है। अगली बात आती है कि एंडोथेलियल सेल्स का असल में फ़ंक्शन क्या है। ये बहुत मल्टी फंक्शनल सेल्स होते हैं, इनका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इन्होंने वेसल की होम्योस्टेसिस और सर्कुलेटरी फंक्शन को बरकरार रखना होता है। ये एक तो ब्लड को फ्लूइड स्टेट में रखेगा, दूसरी चीज़ ये कि ये स्मूथ मसल की टोन को सेट रखेगा, तीसरी चीज़ ये कि ये हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करेगा, और चौथी चीज़ ये कि ये बाकी टिश्यूज़ जो उसके आसपास हैं उनकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो इंटर एंडोथेलियल जंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल वेसल में इम्परमिएबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेजो एक्टिव एजेंट्स आ जाए जैसे कि हिस्टामिन वगैरह या कोई और, तो उसकी वजह से वो खुल जाते हैं। एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि एंडोथेलियल एक्टिवेशन किस तरह होती है। एंडोथेलियल एक्टिवेशन के लिए हमारे पास साइटोकाइंस, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, ठीक है। कोई भी हाइपोक्सिया हो गया, वायरस आ गया, कोई कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट आ गया, तो उसकी वजह से उसकी हो जाएगी एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन के बाद क्या होएगा कि वो कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स जैसे कि साइटोकाइंस, हीमोकाइंस या वेजो एक्टिव मॉलिक्यूल्स या ग्रोथ फैक्टर्स वो एक्सप्रेस करेगा। इनको एक्सप्रेस करने की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो वेजो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनमें कुछ रिलैक्सिंग फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं। उन फैक्टर्स के बैलेंस की वजह से ही नॉर्मल एंडोथेलियम फंक्शन करती है। अगर एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है तो क्या होएगा कि इसके अंदर बैलेंस ख़राब हो जाएगा और प्रो इन्फ्लेमेटरी और प्रो थ्रोम्बोजेनिक फीचर्स जो उसके होते हैं वो सारा कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि इनिशिएशन होना शुरू हो जाएगी कि थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से फिर एम्बोलाई बनेंगे, फिर डिफरेंट मसले आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डिसफंक्शंस होते हैं वो रैपिड इन ऑनसेट होते हैं, ठीक है। उनके रिवर्सिबल भी होते हैं और उनके अंदर कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है, जैसे कि वेजो एक्टिव की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास अप रेगुलेशन जैसे हो जाएगा रिजियन मॉलिक्यूल्स के, तो उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और ये थोड़ा रैपिड नहीं होते, यानी कि ये इन्हें टाइम लगता है। आगे है वैस्कुलर स्मूथ मसल। वैस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेट कर जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन होती है जिसकी वजह से वो फंक्शन। आगे हमारे पास है इंटिमल थिकनिंग हो जाती है जो वैस्कुलर इंजरी। अब वैस्कुलर इंजरी जब भी होगी कोई एंडोथेलियम के साथ डिसफंक्शन हो या लॉस हो तो उसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिक्रूट होंगे और प्रोलिफरेट होंगे। फिर हमारे पास मैट्रिक्स की डिपोजिशन होएगी और इंटिमा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन जो कि स्मूथ मसल्स नए वहाँ पे आते हैं वो जो कि सेल्स होते हैं वो कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और उनकी सिग्नल्स की वजह से ये रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो नई इंटिमा बनती है उसके अंदर टोटली बहुत सारे एंडोथेलियल सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे होना शुरू हो जाती है थिकनिंग और फाइब्रोसिस, और ये जो नए सेल्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, सेल डिवीजन बार बार करते हैं और उनकी बायोसिंथेटिक कैपेबिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और नॉर्मलाइजेशन होने शुरू हो जाती है एंडोथेलियल लेयर की, तो यही स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं ये नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेट में वापस आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हीलिंग हो रही होती है तो इंटिमल थिकनिंग हो चुकी होती है जिसकी वजह से वैस्कुलर फ्लो ख़राब हो सकता है।